कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में हम पढ़ रहे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण धर्म में प्रवृत्तियां। और इन प्रवृत्तियों में हमने पढ़ लिया है धातु की, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातुओं की बात हो रही है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातुओं की परमाणविक या आयनिक त्रिज्यें। सेकेंड अपन ने पढ़ लिया है यहाँ पर आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। थर्ड अपन ने पढ़ा धात्विक गुण। फोर्थ अपन ने पढ़ा ऑक्सीकरण अवस्थाएं। और फिफ्थ अपन ने पढ़ा है यहाँ पर उत्प्रेरक के गुण। लीजिए आज की लेक्चर अपन शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको छठा बिंदु के नाम से मैं पुकार रहा हूं, रंग या कलर। कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में रंगों की व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं वो जो यौगिक बनाते हैं वो यौगिक रंगीन होगा या नहीं होगा, रंगीन है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, इन गुणों की व्याख्या आज अपन करने वाले हैं। साथ ही साथ अपन पढ़ेंगे अंतराकाशी यौगिक और मिश्र धातुएं। और कल की क्लास का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आने वाला है चुंबकीय प्रकृति, यानी इनके अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इनके गुणों की व्याख्या अपन करेंगे कल की क्लास में। लेकिन आज की क्लास में अपन रहने वाले हैं तीन महत्वपूर्ण बिंदु, रंग, अंतराकाशी यौगिक और मिश्र धातुएं। इन तीनों की व्याख्या आज की क्लास में होने वाली है। तो लीजिए शुरू करते हैं। मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री धाम पर। लीजिए करते हैं शुरू। रंग, तो देखिएगा यहाँ पर रंग की व्याख्या करने के लिए आपको दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पहली चीज, जिससे धातु या धातु आयन का संकुल बना है उसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, और दूसरा प्रकाश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दोनों को ही अपन समझते हैं। पहले मैं बता देता हूं आपको कि एक विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी एक किरण का नाम नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी किरणों के नाम आएंगे। आपने सुना होगा एक्स रे है, गामा रे है, यूवी है, विजिबल है, आईआर है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। इन सब किरणों को आपने सुना हुआ है। ये सभी किरणों को अपन एक सामूहिक रूप से किस नाम से जानते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरणों के नाम से जानते हैं। इनको अलग अलग करने का आधार है इनकी रेंज या तरंग दैर्ध्य या फिर ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम के आधार पर मैं इनको यहाँ नोट डाउन कर देता हूं, ताकि मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। एक तो आपको विद्युत चुंबकीय विकिरण आपके समझ में आनी चाहिए, दूसरी धातु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आपको पता होना चाहिए। तो धातु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास तो अपन ज्ञात कर चुके हैं, फिर भी अपन यहां उसे वापस पढ़ेंगे, लेकिन अपने लिए आपने ये 11th क्लास में पढ़ा है। इसके लिए देखिएगा यहां पर मैं कुछ एक नाम लिख देता हूं, जैसे गामा रेंज, गामा किरण, अक्स किरण, एक्सरे होती है ना, गामा है, एक्सरे है, यूवी है, विजिबल है, आईआर है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव। ठीक है, कुछ तरंगों के नाम मैंने लिखे, जैसे गामा किरण। ये मैंने ऐसे लिखा है कि यहां पर तरंग दैर्ध्य सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरण की है। और इस लिखे में कुछ एक एग्जांपल मैंने लिखे भाई, कॉस्मिक रेज है, अंतरिक्ष जो किरणें उनके भी नाम आते हैं। लेकिन अपने जो आप चीर परिचित जिन शब्दों से हो वो शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं। इन शब्दों को जब अरेंज किया जाए, इन किरणों को अरेंज किया जाए, तो लेफ्ट साइड में वे तरंगे हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य कम है, और राइट साइड में उच्च तरंग दैर्ध्य वाली किरणें हैं। यानी इधर क्या है? उच्च तरंग दैर्ध्य, और इधर क्या है? निम्न तरंग दैर्ध्य या न्यून तरंग दैर्ध्य। देखिए एक किरण जब है, कुछ यूं मैं इसको बना रहा हूं, यहां देखिएगा इन किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वो कम है। जैसे जैसे इस तरह बढ़ते चले जाते हैं, इन किरणों की तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी। ये देखिए यहां पर देखिएगा, यहां दो उठे हुए उच्चिष्ट या निम्निष्ट भागों के बीच की दूरी कहलाती है अपनी एक लेम्डा या एक तरंग दैर्ध्य। या फिर मैं यूं कहूं कि भाई एक का ग्रस्त, यहां ये
दबा हुआ भाग, दूसरे का दबा हुआ भाग, ये हो गया ना, ये एक लेमडा हो गई, एक तरंगदैर्ध्य हो गई। जब अपन यहां इसकी बात करते हैं तो ये और ये एक लेमडा हो गई, एक तरंगदैर्ध्य हो गई है यहां पर। अब देखिएगा यहां, इधर देखिए लेमडा का मान कम है और इधर आते आते लेमडा का मान बढ़ गया है। तो इन लेमडा के मानों के आधार पर लेमडा का मान बढ़ता है तो ऊर्जा का मान घटता है। इसका मतलब इधर वाली की ऊर्जा क्या है, उच्च ऊर्जा। यदि ऊर्जा के रूप में लें तो ये उच्च ऊर्जा हो गई और इनकी ऊर्जा होती है निम्न ऊर्जा। ज्यादा दूरी तक भेजना है, रेडियो वेव साइड में चलते हैं भाई, वेवलेंथ ज्यादा है ना, तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, और इधर की तरफ अपन बात करें तो कम है, तो ऊर्जा इसकी ज्यादा है। तो आपको खुद को पता है, एक्सरे करते हैं तो कौन सी किरण काम में लेते हैं, एक्सरेज काम में लेते हैं, उनके नाम से एक्सरे है। तो इनमें क्या है, ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए वो पेनिट्रेट कर जाती है, शरीर के आर पार निकल जाती है। लेकिन वो क्या होती है, मांस के तो आर पार निकलती है लेकिन हड्डियों को पार नहीं कर पाती है। तो ये एक्सरेज है, इनकी ऊर्जा ज्यादा है यानी तरंगदैर्ध्य कम है। ठीक है अपनी बात भाई। यहां देखिए तरंगदैर्ध्य बहुत कम है, यहां आते आते थोड़ी और बढ़ गई, धीरे धीरे तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ता जा रहा है। तो बाएं से दाएं चले, तरंगदैर्ध्य बढ़ती जाएगी। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, या फिर यूं कहें कि मैंने ये जो लिखी है, इनमें से आपको सभी किरणें दिखाई नहीं देती हैं। केवल और केवल जो विजिबल क्षेत्र है, जिसको अपन दृश्य क्षेत्र कहते हैं, दृश्य क्षेत्र, अपनी आंखें, मानव की आंखें केवल दृश्य क्षेत्र को ही देख सकती हैं। अवरक्त किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट जिनको अपन कहते हैं पराबैंगनी, आईआर अवरक्त, ये माइक्रोवेव सूक्ष्म किरणें हो गई। अब देखिए यहां पर पराबैंगनी किरण है, अक्स किरण है या गामा किरण है, अवरक्त है, सूक्ष्म किरणें या रेडियो किरणें हैं, इनको मनुष्य अपनी आंखों से देख नहीं सकता। कौन से क्षेत्र को देख सकता है, केवल विजिबल या दृश्य क्षेत्र को मानव देख सकता है। और इस दृश्य क्षेत्र में कितने कलर होते हैं भाई, 7 कलर, जिसे विबग्योर के नाम से पढ़ते हो आप, यही है ना, VIBGYOR। इस रेंज को मानव अपनी आंखों से देख सकता है। यदि इस रेंज की अपन बात करें तो यह लगभग 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर का क्षेत्र होता है। एंगस्ट्रॉम में लें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से, भाई 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है, लगभग बता रहा हूं, जैसे ये 374 से शुरू हो जाता है और ये 734 के करीब चलता है, वो बीच का क्षेत्र अपने को दिखाई दे सकता है। तो मैंने यहां लिख दिया लगभग 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है वह दृश्य क्षेत्र कहलाता है। और मानव केवल प्रकाश के इसी रेंज को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके केवल इसी क्षेत्र को वो देख सकता है। तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम हो गया, ये 8000 एंगस्ट्रॉम हो गया। अब देखिए कोई भी प्रतिक्रिया यदि इस क्षेत्र में होती है तब तो वह रंगीन होगा, और इस क्षेत्र में नहीं हो रही है, प्रतिक्रिया तो हो भले लेकिन वो इस क्षेत्र में नहीं हो रही है, तब वह अपने को रंगहीन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अपन देख ही यही क्षेत्र सकते हैं, ना तो ये वाला क्षेत्र देख सकते हैं ना ये वाला क्षेत्र देख सकते हैं। हम कौन सा क्षेत्र देख सकते हैं? केवल दृश्य क्षेत्र देख सकते हैं। यहां तक तो कहानी रही आपकी विद्युत चुंबकीय विकिरणों की। एक चीज और आप याद रखें, जो तरंगदैर्ध्य है वोयलेट कलर की कम है और रेड कलर की ज्यादा है, यानी बाएं से दाएं तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है, इसका मतलब ऊर्जा घट रही है। क्लियर है बात? यानी रंग के साथ में कौन संबंधित है? ऊर्जा संबंधित है, क्योंकि ड्रम काम में आएंगे आपके। चलिए अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए क्या होता है भाई, यहां होगा कुछ यूं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, निम्न ऊर्जा तल से उच्च ऊर्जा तलों में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये ऊर्जा देंगे भाई, ऊर्जा तो ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन कहां, नीचे वाले
ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जा रहा है। जाने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए। वह ऊर्जा यदि दृश्य क्षेत्र वाले कलर द्वारा सफिशिएंट है तब तो वह रंगीन दिखाई देगा, और यदि इसके द्वारा नहीं है, उसे और भी ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो वो अपने को नहीं दिखाई देगा। क्लियर है बात? कम ऊर्जा चाहिए तो भी नहीं दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब ऊर्जा कितनी ली जाए, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम वाली तरंगदैर्ध्य से संबंधित ऊर्जा यदि ली जाए तब वह अपने को दिखाई देता है। तो यहां देखिएगा, आपने सीएफटी पढ़ी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी है, सीएफटी सिद्धांत मैंने आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसय संयोजक यौगिक चैप्टर नंबर 9 है, उसके तहत मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके अंदर अष्टफलकीय है, चतुष्फलकीय है, ये अलग अलग संकुलों के लिए सीएफटी मैंने पढ़ा रखी है। यहां देखिए होता क्या है, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं या अन्य संक्रमण श्रेणी के तत्व मान लें अपन, वो क्या है, संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक बनाते समय उनके जो डी कक्षक हैं, धातु के डी कक्षक क्या है, एक समान ऊर्जा के रहते हैं, और इन समान ऊर्जा वाले डी कक्षक क्या कहलाते हैं, समभ्रंश डी कक्षक। किसमें है? समभ्रंश डी कक्षक ये धातु में है। जैसे अपन बात करें Fe की, तो Fe में ये ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है ना भाई। जितने भी संक्रमण तत्व हैं उनमें डी ब्लॉक तो है ही, तो डी ब्लॉक इस प्रकार से बना दिया, और सबकी ऊर्जा एक समान है तो एक ही लाइन के ऊपर बना दिया इनको, तो इन्हें कह दिया समभ्रंश डी कक्षक। जिनकी ऊर्जा समान होती है वे कक्षक कहलाते हैं समभ्रंश कक्षक, और ये कहलाए समभ्रंश डी है तो डी कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, जब ये Fe है किसी के साथ संकुल बना लेगा, यौगिक बना लेगा, जैसे FeCN के साथ में संकुल बना लेगा, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव हो गया, संकुल बन गया ना। जैसे संकुल बनेगा तो ये जो डी कक्षक धातु के अंदर मौजूद थे, Fe में है, ये अब इस रूप में नहीं रहेंगे, ठीक है, और इनका विभाजन हो जाता है और ये एक से अधिक ऊर्जा स्तरों में बंट जाते हैं। यदि अष्टफलकीय है तो वह 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाएंगे, यानी 5 है ना ये, तो 3 कक्षक नीचे आ जाते हैं, 2 कक्षक ऊपर आ जाते हैं। ये 3 नीचे क्यों आए, 2 ऊपर क्यों आए, ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो चैप्टर नंबर 9 है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसे चेक कर सकते हो। सीएफटी पूरी डाल दूंगा, सीएफटी वाला वीडियो आप आराम से देख करके इसे समझ सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जब भी धातु के साथ में कोई भी अन्य लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ, यानी केवल धातु स्वतंत्र अवस्था में है, तब धातु के सभी डी कक्षक एक समान ऊर्जा के, इन्हें समभ्रंश डी कक्षक कहते हैं। जैसे ही धातु लिगेंडों के साथ जुड़ जाता है, जैसे CN लिगेंड है, इनके साथ जुड़ जाता है, तो धातु के जो 5 डी कक्षक समान ऊर्जा के थे, अब वो समान ऊर्जा के ना रह करके संरचना के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर इनका विपाटन हो जाता है। यदि धातु अष्टफलकीय यानी 6 लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, तब T2G नीचे आएगा, यानी 3 कक्षक नीचे आ जाएंगे और 2 कक्षक ऊपर आ जाएंगे। जो 3 हैं जो नीचे गए उन्हें T2G कहते हैं, जो 2 कक्षक ऊपर गए हैं उन्हें EG कक्षक कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा कौन से डी कक्षक हैं भाई। यहां डी कक्षक हैं DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 और DZ2। ये 5 डी कक्षक होते हैं। इनमें ये DX2Y2 DZ2 तो कहलाते हैं EG, और ये 3 DXY, DYZ, DXZ कहलाते हैं T2G। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। अब क्या होता है, मैं इसको इरेज करके और यहां बना देता हूं, आप ये जरूर ध्यान रखिए। तो देखिएगा, ये धातु के डी कक्षक मैंने बनाए, इन्हें कह दिया समभ्रंश डी कक्षक, समान ऊर्जा के। ठीक है, इनका पूरा स्प्लिटिंग आपको सीएफटी में मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। यहां पर ये वेरी सेंट्रल लाइन बना दी मैंने, उच्च ऊर्जा वाले हैं, ये लो सर, इन्हें 3 है ट्रिपली जीरेड कह दिया, और ये 2 हैं, इन्हें ईजी कक्षक कह दिया गया। संकुल कैसा लिया मैंने, अष्टफलकीय लिया। यदि चतुष्फलकीय लोगे तो ईजी नीचे आ जाएगा और उसे ई ही कहेंगे, T2G ऊपर चला जाएगा और उसे T2 ही कहेंगे। जानने के लिए वही आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखना है। अब देखो यहां होता क्या है, सीधी बात रंगों की करता हूं।
देखिएगा यहां पर, यदि सपोज कीजिए पूरी तरह से खाली है, अब मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहां भरा हुआ है भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब स्प्लिटिंग हो गई तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भरा हुआ है, इसके बीच का जो ऊर्जा अंतर है इसे डेल्टा ओ कह दिया। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई है यहां पर, ठीक है, O फॉर ऑक्टाइडल हो गया। अब जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दूं, कितनी, इसके बराबर इतनी ऊर्जा यदि इसको मिल जाएगी तो ये कहां पहुंच जाएगा, निम्न ऊर्जा तल से उच्च ऊर्जा तल में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा करने पर इसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और यदि यह ऊर्जा दृश्य क्षेत्र वाली है, यह ऊर्जा कौन सी, दृश्य क्षेत्र वाली, यानी विबग्योर जो कलर है, यदि यह ऊर्जा दृश्य क्षेत्र वाली है तब तो यह अपने को रंगीन दिखेगा, ठीक है, अन्यथा यह रंगीन नहीं दिखेगा। क्लियर हो गई ये बात, फिर समझिए, मान लीजिए डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब यौगिक बन गया डी का तो T2G में आ गया इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, T2G से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा तल Eg में जाता है, तो ट्रांजिशन क्या रहा, T2G टू Eg, ये ट्रांजिशन रहा ना, ये संक्रमण रहा। तो T2G निम्न ऊर्जा तल है, इससे ऊर्जा ग्रहण करके यह उच्च ऊर्जा तलों में चला जाएगा। यदि यह ग्रहण की गई ऊर्जा किस क्षेत्र की हो, दृश्य क्षेत्र की हो, तब तो यह रंगीन होगा, अन्यथा रंगीन नहीं होगा। अब सपोज कीजिए ऐसा कोई यौगिक है जिसमें D0, मतलब D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या संक्रमण हो पाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ऊपर कौन जाएगा, क्लियर है बात। तो D0 वाले यौगिक कैसे होंगे, रंगहीन होंगे, कोई रंग दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं करेंगे, यदि अपन ऐसा करें, इसको पूरा भर दें तो क्या हो गया, D10 हो गया, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन भर दो, भर दिया। अब मैंने क्या किया, ऊर्जा दी, तो उच्च ऊर्जा तल यहां T2G और Eg दिख रहा है, इसके ऊपर भाई 3D के बाद में कौन आता है, 4s आता है ना, तो 4s इसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर जाए तो उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और वह ज्यादा ऊर्जा क्या दृश्य क्षेत्र में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। संक्रमण तो हो जाएगा, संक्रमण भाई जितनी ऊर्जा देंगे अपन, जितनी अपन ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा यदि देंगे तो T2G है, Eg है, भाई ये तो 3D है ना, 3D के बाद में 4s था, बाहर 4s है ना, तो 4s में इलेक्ट्रॉन अपन भेज तो देंगे, जैसे यहां मैंने 4s बना दिया, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन तो यहां से भेज दूंगा, लेकिन उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा करके यहां पहुंचाने के लिए आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इतनी ऊर्जा दृश्य क्षेत्र में नहीं होती, ठीक है। फलस्वरूप D10 भी क्या रहेगा, रंगहीन होगा। तो वे धातु आयन के यौगिक जिनमें D0 या D10 विन्यास होता है वो रंगहीन होते हैं। क्लियर होगी बात। फिर देखिएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वह कैसा दिखेगा, रंगीन दिखेगा। डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वह कैसा दिखता है, रंगीन दिखता है। क्यों भाई, यहां मैंने एक इलेक्ट्रॉन का उदाहरण दिया था, एक यहां इलेक्ट्रॉन लिया, अभी मैंने 10 बार रखे हैं, अब मान लीजिए मैं इसमें एक ही कर देता हूं, तो अयुग्मित है, 2 करेंगे तो भी अयुग्मित, 3 करेंगे तो भी अयुग्मित, 4 करेंगे तो भी, 5 करेंगे तो भी। फलस्वरूप क्या रहेगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से T2G से Eg में स्थानांतरण आराम से हो जाता है, तो वो क्या रहेंगे, रंगीन रहेंगे। अब देखिएगा जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर रंग का गहरापन बढ़ता है, रंग का गहरापन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यदि विन्यास हो D5,
तो D5 विन्यास का मतलब अब देखो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 1 2 3 4 5। और आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है अर्धपूरित या पूरित कक्षकों का स्थायित्व होता है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 हो गए। तो ये अधिक स्थायी है, अधिक स्थायित्व को प्राप्त है। यहां देखो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, EG में 2 इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित तो हैं लेकिन क्या है? अर्धपूरित है ये, मतलब अधिक स्थायित्व को प्राप्त है। इसको डिस्टर्ब करने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। फलस्वरूप इनके रंग क्या होंगे? रंगीन तो होंगे लेकिन वो रंग क्या होंगे? हल्के रंग होंगे। ठीक है, तो D5 विन्यास वाले संकुलों वाले धातु यौगिकों के रंग हल्के होते हैं। एग्जाम्पल से देख लीजिएगा आप इसे, देखते हैं इसको। यहां लेता हूं मैं हेक्सा एक्वा टाइटेनियम का एग्जाम्पल, H2O6 या 3 इसमें टाइटेनियम जो है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब D में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब आप ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले पार्ट में भी आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। ये T2G हो गया, ये EG हो गया, यहां D में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर। ये लो सर, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचता है तो दृश्य क्षेत्र की तरंगों का अवशोषण करता है और उस समय जो ऊर्जा समाहित है वह ऊर्जा इतनी ही है जितनी की डेल्टा O है। ये यहां से यहां तक इतनी ही है। फलस्वरूप ये ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा तलों में चला जाता है, यानी कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम ये रंगीन कलर का होता है और पर्पल कलर शो करता है। ठीक है, तो ये रहा अपना रंग की व्याख्या। अगला पॉइंट लेते हैं अपन अंतराकाशी यौगिक। नेक्स्ट है अपना 7वां पॉइंट है अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक देखिएगा, संक्रमण धातु में अंतराकाशी यौगिक बनाती है। अब देखिए अंतराकाशी यौगिक होते क्या है। तो पहले सॉलिड स्टेट के चैप्टर में अपन ने पढ़ा है कि जो संक्रमण धातुओं के परमाणु हैं वो एक दूसरे से क्लोज पैकिंग होती है, निबिड़ संकुलित रहते हैं। निबिड़ संकुलन का एक सामान्य सा एक परत का उदाहरण दे दूंगा आपको, केवल एक ही परत बना रहा हूं, चाहे कितनी ही क्लोज पैकिंग करवा दें, जैसे इस प्रकार की क्लोज पैकिंग मैंने करवाई, पढ़ा है ना ये पहले पार्ट में, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था वाले में। अब देखिए क्या होता है, संक्रमण धातुओं के जो परमाणु हैं वो निबिड़ संकुलित होते हैं, एक दूसरे में पैक होते हैं, उनमें जगह नहीं रहनी चाहिए। लेकिन भाई कितना भी पैक कर लो, इसके बीच में जो जगह बच गई है, जहां यहां देखिए ये रिक्तियां बची हुई है ना, तो इनको अपन कहते हैं अंतराकाश। अंतराकाश, ये तो मैंने केवल एक परत बनाई है। भाई एक पूरा क्रिस्टल होगा तो पूरे क्रिस्टल समुदाय पढ़ा है ना अपने सॉलिड स्टेट में, पूरे क्रिस्टल में इसकी पूरी संरचना रहेगी। भाई BCC है, SCP है या FCC है, किसी प्रकार की संरचनाएं हो सकती हैं। इन संरचनाओं में कहीं ना कहीं बीच में, चाहे सूक्ष्म मात्रा में ही हो, बीच में स्थान रह जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को कहते हैं अपन अंतराकाश। ये एक परत है, इसके ऊपर दूसरी परत रखूं तो भी ये रिक्तियां तो रहेंगी ना, वैकेंसीज तो रहेंगी ही रहेंगी, चाहे थोड़ा ही स्थान मान लो। इन अंतराकाशों में कोई अधातु आ जाए, जैसे बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जो इस रिक्ति के समान ही आकार का हो, वह आ जाए तो वह आकर के इसके अंदर बैठ जाता है। ठीक है, यानी वह इसके साथ में जुड़ गया। फलस्वरूप अब ये क्या बन गए, ये यौगिक कहलाते हैं अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिकों के बनने से इनमें कठोरता बढ़ जाती है, इनके गलनांक उच्च हो जाते हैं, इनके क्वथनांक बहुत उच्च हो जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं, विद्युत के ये अच्छे चालक बन जाते हैं। तो ये पॉइंट मैं नोट डाउन करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले संक्रमण धातुओं के परमाणु
निबिड़ संकुलित होने के बावजूद भी इनमें कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं, जिन्हें अंतराकाश कहते हैं, ठीक है। इन अंतराकाशों में कौन आएगा? इन अंतराकाशों में छोटे आकार के अधातु, जैसे हाइड्रोजन है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है आदि क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। इन्हें अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। ठीक है। और अंतराकाशीय यौगिकों में इन अधातुओं के आधार से क्या रहेगा? विद्युत के अच्छे चालक बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, विद्युत के अच्छे चालक हो जाते हैं। और गलनांक उतना बहुत उच्च हो जाते हैं। अंतराकाशी यौगिकों के गलनांक तथा प्रवर्धनांक बहुत उच्च हो जाते हैं। और लास्ट हो गया, ये कठोर हो जाता है। ये ठीक है। अब देखिएगा इन अंतराकाशों की साइज और अधातु की साइज, अधातु की त्रिज्या भाई कितना बड़ा है। कहीं ऐसा नहीं है कि अंतराकाश तो बड़ा हो और अधातु छोटा हो, तो वो तो इसके अंदर सेट ही नहीं होगा। ऐसा होता है कि जो धातु परमाणु की त्रिज्या और अधातु परमाणु की त्रिज्या के अनुसार ही इनके अंदर विशेष प्रकार के अंतराकाश बनते हैं और उनमें विशेष प्रकार के आकार वाले ही अधातु जमा हो पाते हैं। यानी यदि अंतराकाश बड़ा है तो कुछ बड़े आकार का अधातु चाहिए, अंतराकाश छोटा है तो छोटे आकार का अधातु चाहिए। तो अंतराकाशों का निर्माण और इसमें जमा होना, अंतराकाशों का निर्माण और इसमें जमा होने वाला अधातु दोनों के दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? धातु की त्रिज्या पर तथा अधातु की त्रिज्या पर। ये रहा अपना अंतराकाशीय यौगिक। ये 8वां पॉइंट है अपना मिश्र धातुओं का निर्माण करना। मिश्र धातु निर्माण भाई प्रथम संक्रमण श्रेणी जो तत्व हैं, अन्य भी काम में आते हैं, लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व क्या है? मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? कारण क्या है इसका कि भाई संक्रमण धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं। तो एक बहुत सीधा सा लॉजिक मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या पढ़ाई थी तब। उसमें मैंने ये कहा था कि जब भी बाएं से दाएं, भाई संक्रमण तत्वों का अध्ययन कैसे करते हैं? बाएं से दाएं करते हैं ना। जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, फेरस है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है। जिंक तो संक्रमण धातु नहीं है। अब इनका अध्ययन कैसे करते हैं? बाएं से दाएं करते हैं। और परमाणु आकार में मैंने आपको पढ़ाया है कि इनका आकार लगभग स्थिर रहता है।
इसका मतलब बाएं से दाएं पहले घटता है, बाद में बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा घट गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन ना होने के कारण मैं यूं कहूंगा कि भाई इन सभी धातुओं के परमाणु आकार लगभग समान होते हैं। इसका मतलब जब ये क्रिस्टल बनाएंगे तो उन क्रिस्टल में, जैसे ये मैंने किसी एक के परमाणु बना दिए, चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में केवल समझने के लिहाज से देख लीजिएगा, केवल समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे से क्लियर कर पाओ इस चीज को। मान लीजिए इनमें से कोई भी धातु था, उस धातु का क्रिस्टल जालक की ये एक परत बना दी मैंने, ठीक है। जैसे सपोज करेंगे आयन है, Fe है, इसके Fe है, इन्हें क्या माना जाता है, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए। मैंने तो बहुत सटा करके बना दिया है, बाकी सब जगह क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा हुआ माना जाता है इनको, लेकिन केवल समझाने के लिहाज से मैंने इनको इस प्रकार से आपके सामने पेश कर दिया है। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि इन सभी धातुओं के आकार क्या है, लगभग समान है। इसका मतलब ये एक प्रकार के एक धातु का क्रिस्टल जालक है। जालक नहीं बनाया मैंने, एक परत बनाएंगे केवल, ठीक है, क्योंकि परत से ही समझ जाओगे, ठीक है। तो परत से समझ रहे हो तो जालक का पूरा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि Fe है, भाई Fe का आकार है वेनेडियम का आकार मान लो, क्रोमियम का मान लो, इन सब के आकार क्या है, लगभग समान ही है। इसका मतलब Mn कुछ जगहों से आयरन को रिप्लेस कर दे, जैसे यहां से इस Fe को हटा दिया, क्या आ गया, Mn आ गया, यहां से Fe रिप्लेस कर दिया गया Mn के द्वारा, तो किसका मिक्सअप हो गया ना दो धातु, बन गया ना मिश्र धातु। भाई एक से अधिक धातुओं को एक से अधिक धातुओं का ठोस विलयन क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। तो इसमें एक से अधिक धातु दो मिला दी, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का आकार भी आयरन के लगभग समान ही है, तो कुछ जगहों से मान लो क्रोमियम ने आयरन को रिप्लेस कर दिया, तो हुआ क्या, हुआ ये कि अब इसमें कितने धातु आ गए, तीन आ गए, Fe है, Mn है, क्रोमियम है। चलो वेनेडियम और ले लो, तो कुछ जगहों से आयरन को किसने रिप्लेस कर दिया, वेनेडियम ने रिप्लेस कर दिया। ये डिपेंड करता है इनके संगठन पर, ठीक है। अभी केवल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि होगा क्या, संक्रमण धातुओं के आकार लगभग समान होते हैं। इसका फायदा यह होता है कि एक धातु दूसरे धातु के क्रिस्टल जालक से कुछ परमाणुओं को वहां से प्रतिस्थापित कर देती है और उसकी जगह पे क्या आ जाती है, खुद आ जाती है, तभी तो प्रतिस्थापन हुआ। यानी अन्य किसी क्रिस्टल जालक के किसी धातु परमाणु को हटा करके दूसरी धातु का वहां पर प्रवेश कर जाना कहलाता है प्रतिस्थापन, और इससे क्या बन जाता है, मिश्र धातुएं बन जाती है। तो ये पॉइंट मैं यहां नोट डाउन कर रहा हूं, आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते चले। देखिए संक्रमण धातुओं के परमाणुओं के आकार लगभग समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। फलस्वरूप एक धातु द्वारा दूसरे धातु के क्रिस्टल जालक से दूसरे धातु के क्रिस्टल जालक से कुछ धातु परमाणु प्रतिस्थापित होगा। क्या फलस्वरूप एक धातु द्वारा दूसरे धातु के क्रिस्टल जालक से कुछ धातु परमाणु प्रतिस्थापित करवा दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक से अधिक धातुओं का ठोस विलयन, ठोस
विलय ठोस विलायक हो गया, एक से अधिक धातुओं का ठोस विलयन मिश्र धातु कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। और ये भी क्या होते हैं, कठोर होते हैं, उच्च कठोर होते हैं। गलनांक अवतनांक क्या हो जाएंगे भाई, गलनांक अवतनांक उच्च हो जाएंगे। ठीक है, ये रही अपनी मिश्र धातुएं। इसके एग्जांपल अपन ने पढ़े कि भाई आयरन है, आयरन में अपन क्रोमियम मिला देते हैं, मैग्नीज मिला देते हैं, वेनेडियम मिला देते हैं, टाइटेनियम मिला देते हैं, स्टील का निर्माण कर लेते हैं या स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये देखा है कि ये भाई सीधे सीधे अपन मिश्र धातु नहीं पढ़ रहे, अपन ये पढ़ रहे हैं कि ये धातुएं मिश्र धातु, ये जो संक्रमण धातुएं हैं ये मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों करती हैं और किस प्रकार से ये कर लेती हैं। तो मिश्र धातुओं की स्टडी के साथ ही आज का अपना लेक्चर संपन्न होता है। कल के लेक्चर में और खास करके कल का लेक्चर अपने डी ब्लॉक का लास्ट अंतिम लेक्चर रहने वाला है, उसके बाद में अपन शुरू करने वाले हैं एफ ब्लॉक। तो कल के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे चुंबकीय गुणों की प्रवर्तिता, कि किस प्रकार से जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उनके तत्वों में चुंबकीय प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। कौन से धातु यौगिक है या धातु हैं वो अनुचुंबकीय होंगे, कौन से प्रतिचुंबकीय होंगे, कौन से लौह चुंबकीय होंगे, इन सभी की व्याख्या के लिए कल मिलते हैं अपन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में लेकर के चुंबकीय गुणों की व्याख्या। तब तक के लिए बने रहिए आप केमिस्ट्री धाम के साथ में। जय हिंद, जय भारत।